हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो स्टैंड अगर हम आपसे बात करें ना, तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है लास्ट 5 ईयर्स में यूपी बोर्ड का जिसमें ये ना आया हो। ऐसा कोई सेट ही नहीं है जिसमें ये ना आया हो। यूपी बोर्ड के हर एक एग्जाम में आ रहा है लास्ट के 5 ईयर से। तो अगर हम बात करें 2017 में आया था, 2018 में आया था, 2022 में आया, 23 में आया और 24 में आया। तो 2025 के लिए बहुत खास है। तो स्टैंड अगर हम बात करें आपसे, तो हम इससे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इससे रिलेटेड ही है। तो आप पहले लेक्चर 1 देख सकते हैं, पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आप पार्ट 1 देखें, फिर आप पार्ट 2 देखें। पहले आप शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक जो हमने लास्ट क्लास में किया था, फिर आप प्रथम कोटि का देखें। तो इससे थोड़ी चीजें सिमिलर हैं, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डेरिवेशन के फॉर्म में आ सकता है। न्यूमेरिकल तो आप यहाँ से 100% आता है। न्यूमेरिकल यहाँ से 100% आएगा, ये आप लिख लीजिए। इस पर बेस न्यूमेरिकल आता है, इस पर बेस इसकी यूनिट पूछी जाती है। 6 से 7 बार इसकी यूनिट भी पूछी जा चुकी है। तो यूनिट इसकी सेकंड इनवर्स होती है, ये आपको बताएंगे कैसे होती है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 के लिए। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हम देखते हैं देखो इसका प्रूफ कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो हमसे क्या बोलेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो कैसे करना है अब ये देखना है। देखो तो सेम प्रोसेस है जैसे हमने शून्य कोटि का अभिक्रिया का किया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेगा। देखो हम कहते हैं आपसे कि कोई ए अभिकारक है और आपको जो मिल रहा है ना, पी प्रोडक्ट मिल रहा है, पी उत्पाद मिल रहा है वहां से। देखो अभिकारक हमने आपको बताया था ना, एलएचएस साइड में हमेशा अभिकारक को लिखते हैं और आरएचएस साइड में हमेशा उत्पाद को लिखते हैं। तो अभिकारक को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, ए से, और प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि आर भी लिख सकते हैं आप, और पी को कहते हैं प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है सर, ये है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, देखो कोटि, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है उसकी जो कोटि है ना, उसका जो ऑर्डर है वो कितना है। जब भी आपसे फर्स्ट ऑर्डर की बात चलेगी ना, तो हमेशा वहां पर आपको ऑर्डर कितना लेना है, ऑर्डर हमेशा 1 लेना है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या लिया था, ऑर्डर 0 लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि वहां पर शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात चल रही थी और यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात चल रही है। तो ऑर्डर कितना लेंगे, 1 लेंगे। हमेशा याद रखना है, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑर्डर 1 लेंगे, सेकंड ऑर्डर है तो 2 लेंगे, शून्य कोटि की है तो 0 लेंगे। तो ऑर्डर को हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऑर्डर क्या बोलते हैं सर, कोटि बोलते हैं। अब देखो आपको सबसे पहले क्या याद रखना, क्या कंडीशन है देखो आपके सामने। सर ये कंडीशन है, देखो ए क्या है, अभिकारक है। ए क्या है सर, अभिकारक। तो अभिकारक को आप कैसे पहचाने, देखो अभिकारक को आप कैसे पहचाने। हमेशा एलएचएस साइड में हम अभिकारक को रिप्रेजेंट करते हैं और उत्पाद को आरएचएस साइड में लिखते हैं। तो हमने आपको ये लास्ट क्लास में समझाया था कि हम मान लेते हैं अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो ए है। वो क्या है सर, ए मोल है। वो क्या है, वो ए मोल है, ए मोल है। अब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके सर। अब देखो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, प्रारंभिक मोल कितना है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है सर, ए मोल। तो उस टाइम पे जो है ना, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनना। हम कह देते हैं उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है वो 0 है। देखो स्टार्टिंग प्रारंभिक मात्रा आपको ये मेंशन करना है, ये लिखना है कि ये क्या है सर, ये प्रारंभिक मात्रा है। ये क्या है, ये प्रारंभिक मात्रा है। ओके सर, क्या है ये, प्रारंभिक मात्रा। अब टी समय बाद क्या कंडीशन होती है, देखो हमने ये आपको भी समझाया था लास्ट क्लास में। टी समय बाद यानी कि कुछ समय बाद, ये टी समय मान लेते हैं हम, टी समय बाद। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अभिकारक की सांद्रता जो है ना घट जाएगी, अभिकारक की सांद्रता घट जाएगी। अब अभिकारक की सांद्रता कैसे घटती है, ये रिएक्शन के दौरान देखो अभिकारक किसे कहते हैं, हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझा देते हैं। तो अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं उत्पाद। अभिक्रिया यानी कि अभिकारकों से मिलकर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। और अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो अब आपके सामने स्टार्टिंग में जो है ना प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल अमाउंट कितना है सर, ए मोल है। तो उस टाइम पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनना, प्रोडक्ट है 0। तो हमेशा याद रखना है कोई प्रोडक्ट नहीं बनता इनिशियल में। और अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो अभिकारक जो होता है ना वो टाइम के रेस्पेक्ट में करता है। जैसे जैसे रिएक्शन होती चली जाएगी ऐसे ऐसे अभिकारक तो घटता चला जाएगा और प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे अभिकारक जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। और प्रोडक्ट क्या है, वो बढ़ता चला जाएगा, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब आपने बता देखा होगा कि आपके सामने हम इस तरीके से कोई रिएक्शन लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस
और आपको मिलना है c प्लस डी। तो हम क्या लिखते हैं सर, अगर हमें इसका क्या लिखना है, इसका वेग लिखना है, तो हम ऐसे लिखते हैं सर माइनस के आर ए अपॉन इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, माइनस के आर बी अपॉन इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ मान लीजिए 2 है, और आर सी अपॉन 2 लिख देंगे, और यहाँ पर आर डी अपॉन 1 लिखेंगे, जो इसका कोफिशिएंट इससे डिवाइड करते हैं। तो सर आपने दो जगह तो माइनस लगाया और यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर प्लस है, तो ये कैसे है, देखो देखो अभिकारक कुछ दिखाते हैं ना माइनस से दिखाएंगे, अभिकारक के लिए माइनस लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसे अभिक्रिया आगे चलती है ना तो डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की सांद्रता घटती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है, तो प्लस इसलिए लगाया। तो आपने न्यूमेरिकल में भी करा होगा, ऐसे न्यूमेरिकल भी कराएंगे, एग्जाम में आया 2023 में ऐसे क्वेश्चन, आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखो अभिकारक की सांद्रता क्या है, तो अभिकारक की तीसरे में बात क्या होगा, कुछ कमी आ जाएगी, हमने मान ली वो कमी जो आई है ना वो x आई है, a माइनस एक्स, यानी कि a में से कुछ घट चुका है, हमने क्या माना a में से कुछ घट चुका है। अब वो कुछ भी घट सकता है, कितने भी अमाउंट घट सकता है, और उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है वो x बन चुका है, प्रोडक्ट क्या बन चुका है, x बन चुका है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो इनिशियल अमाउंट कितना है सर, a मोल, अभिकारक की सांद्रता कितनी है इनिशियल, a मोल प्रारंभिक मात्रा, लेकिन उस टाइम पे प्रोडक्ट कितना है 0। अब टी समय बाद क्या होता है, टी समय बाद क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाती है, सांद्रता कितनी हो जाती है, a माइनस एक्स हो जाती है, और उत्पाद क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, फिर आप क्या करेंगे, देखो जब आप ऐसी कंडीशन कर लेंगे ना, फिर आप कहेंगे सर अभिक्रिया के वेग से, यहाँ पर आप अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन लगा दीजिए, अभिक्रिया के वेग से। सर ये अभिक्रिया का वेग होता क्या है, अभिक्रिया का वेग होता क्या है सर, अगर हम बात करें आपसे अभिक्रिया के वेग के, तो अभिक्रिया का वेग होता है dx अपॉन dt, और ये जो होता है ना वो सांद्रता के समानुपाती होता है, सांद्रता क्या होता है, समानुपाती, और सांद्रता को दिखाते हैं क्लोज ब्रैकेट में इस तरीके से, ये क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। अब देखो यहाँ पर हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में जब शून्य कोटि का अभिक्रिया कराया था तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी लिखी थी, 0, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर कितना लेंगे सर, 1 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, किसकी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 लेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर 1 लेंगे, ये हमेशा याद रखें आप। अब देखो ये जो समानुपाती का निशान है ना, इसका मतलब ये है जो dx अपॉन dt वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्ट समानुपाती है। और यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर ये डायरेक्ट समानुपाती है ना तो इसका मतलब यह है जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी ना तो उसी तरीके से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है ऐसे ऐसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, इसका मतलब ये है। अगर हम बात करें आपसे आगे, देखो तो ये जो सिंबल है सर ये इक्वल का सिंबल नहीं है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है सर, जब इसे हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है, कि कॉन्स्टेंट टर्म एक ऐड करते हैं। तो देखो हम भी ऐसे ऐड कर देते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू बराबर का निशान लगाएंगे और एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा यहाँ पर k, क्या आ जाएगा सर k, और ये क्या है, ये है अभिकारक की, ये क्या है अभिकारक की सांद्रता, क्या है अभिकारक की सांद्रता, कब, t समय बाद, क्या है t समय बाद अभिकारक की सांद्रता। तो अगर हम आपसे बात करें तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे t समय बाद, t समय बाद ए की मात्रा, ए क्या है सर अभिकारक, ए क्या है अभिकारक, तो ए की मात्रा, मात्रक नहीं मात्रा लिखेंगे, ए की मात्रा, क्या लिखेंगे, ए की मात्रा। देखो आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए ना एग्जाम में तो आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा, ए की मात्रा, टी समय बाद ए की मात्रा, सर ए क्या है अभिकारक, तो टी समय बाद ए की मात्रा कितनी हुई, ए माइनस के एक्स, कितनी हुई, ए माइनस की एक्स। देखो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, प्रारंभिक मात्रा ए मोल, उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनना, 0 है, बहुत सर। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें ना टी समय बाद, देखो जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है ना तो अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है, और घटे कैसे, हमने मान लिया वहां पर कि x घट चुकी है, a में से कुछ घट चुका है, तो मान लिया हमने a माइनस एक्स है, लेकिन उस टाइम पे प्रोडक्ट बन चुका है। जैसे अभिकारक की सांद्रता घटती है ना तो प्रोडक्ट अभिकार यानी कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, तो हमने मान लीजिए x हो चुका है t समय बाद। अब देखो अभिक्रिया का वेग होता है dx अपॉन dt, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक की सांद्रता की। तो सांद्रता कितनी है सर, पावर, अभिकारक की सांद्रता की पावर हमेशा 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बात कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता। अब देखो dx अपॉन dt बराबर है किसके, यहाँ पर जब ये सिंबल हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है और इक्वल का निशान आता है, तो कांस्टेंट है k, और a की पावर कितनी है 1। अब सर हमसे कह रहा है कि t समय बाद a की मात्रा, तो t समय बाद कितनी हो चुकी है, a माइनस के x, तो ये किसकी वैल्यू है सर, ये a की वैल्यू है t समय बाद, इसे आप t भी लिख सकते हैं, t समय बाद a की मात्रा। तो अब देखें यहाँ पर आप कैसे करते हैं हम आगे, तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो t समय बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी है, dx अपॉन dt किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा k, और यहाँ पर जो a की वैल्यू है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, a माइनस के x, किसके, a माइनस x,
और यहाँ पर जो पावर है वो 1 है। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने किया था तो यहाँ पर पावर कितनी थी, 0 थी, यानी कि ऑर्डर कितना था, 0। अब के 1 है, तो अब भी क्या 0 1 हो जाएगा, नहीं सर, अब के a माइनस एक्स ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल टू के a माइनस के एक्स। अब क्या करेंगे, हम x वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ ले लेंगे, तो इस a माइनस एक्स को यहाँ पर ले आएंगे और dt को यहाँ पर पहुंचा देंगे। तो देखो a माइनस, इसमें x आ रहा है ना, तो इसे यहाँ पर ले आएंगे, इसे इसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए, तो dx अपॉन a माइनस के एक्स इक्वल टू के dt। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा, हमने जो a माइनस एक्स है ना, इसे हम यहाँ पर ले आए, यहाँ पर हम a माइनस एक्स को यहाँ पर ले आए और यहाँ पर आ चुका है के dt। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, आप बहुत ध्यान समझें। अब देखो हमने आपको बताया था कि अगर आपको ये d हटाना ना भाई साहब, अगर आपको ये d हटाना है तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हम कहेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, इस तरीके से आप कहेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर। सर समाकलन का सिंबल क्या होता है सर, तो ये बताया था सर आपने, समाकलन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो dx अपॉन a माइनस के एक्स इक्वल टू, देखो k तो बाहर है, ये भाई साहब हमेशा बाहर जाएंगे और dt आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ चुका है, dx अपॉन a माइनस के एक्स इक्वल टू के dt। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये आपको 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप क्लास 12 में मैथ पढ़ते हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज का शिकार बन सकते हैं आप, तो आप बहुत ध्यान से समझे। देखो आपको बहुत अच्छे समझना है, dx अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये जो फॉर्म बननी कुछ 1 अपॉन एक्स की बननी है। अगर यहाँ पर x होता ना, केवल x, a माइनस एक्स ना होता, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, log बेस e x होता, log बेस a x होता। क्या होता है, log बेस e x होता। लेकिन यहाँ पर है a माइनस के x, यहाँ पर क्या है a माइनस एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस। आपको डायरेक्ट याद रखना है, देखो ये आप डायरेक्ट याद रखें, ये क्या करना आपको डायरेक्ट याद रखना है, आप इतना डीपली न जाएं कि कैसे आया कैसे आया, बस आप ये याद रखें कि जो dx अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ना, वो होगा माइनस के log बेस e a माइनस के x। अगर आप इसे डायरेक्ट याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि dx, अगर यहाँ पर x होता ना, वो होता log x, तो यहाँ पर x आ जाता, लेकिन a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स है। अब माइनस क्यों है, क्योंकि इसका दोबारा भी इसका t मान के करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो a का 0 हो जाएगा और x का 1 होता, तो माइनस इसलिए बाहर आया। तो बस आप ऐसे याद रखें कि 1 अपॉन a, यानी कि dx अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के log बेस e a माइनस एक्स होता है। तो अगर आपने इतना याद कर लिया ना, तो आप बहुत अच्छे से डेरिवेशन समझ जाएंगे। तो देखो आप आगे क्या आ जाएगा, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना बेटा, तो हमें मिलता है माइनस के log क्या मिलता है हमें, देखो आप इस तरीके से याद रखें, माइनस के log बेस e और a माइनस के x होते सर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो k का तो ऐसे रहेगा, k तो बाहर है, k क्या है आजाद, तो ये तो बाहर रहेगा भाई साहब, इसे कोई लेने देना नहीं किसी से। लेकिन dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो t होगा, लेकिन एक बार यहाँ पर c कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब सर ये हमने इस तरीके से कैसे लिखा, तो इसे आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। तो देखो हमने क्या करा, तो dx अपॉन 1 माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, तो डायरेक्ट याद रखना है माइनस के log e a माइनस के x बराबर के टी प्लस सी। देखो t का हो जाएगा dt का हो जाएगा t, और k पहले ही है तो मल्टीप्लाई में है तो के टी आ जाएगा, और एक चीज ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। जैसे आप मैथ के स्टूडेंट तो आप समझते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे आगे, देखो तो अब हम क्या कहेंगे सर, हम आपसे कहेंगे यदि, हम क्या लिखेंगे, यदि, अगर हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, यदि अगर हम इस इक्वेशन में t बराबर 0 और x बराबर 0 रख देते हैं। देखो अगर हम इस इक्वेशन में, आपके सामने जो समीकरण 1 है जिसे हमने अंडरलाइन करा है, अगर हम इसमें a का मान 0 यानी कि t का मान 0 और a का मान x का मान 0 कर देते हैं, तो देखो क्या कंडीशन बन जाएगी। देखो समीकरण 1 है क्या, ये देखिए पहले, माइनस के log बेस a माइनस के x इक्वल टू के टी प्लस सी, ये है समीकरण 1 होते सर। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जहां पर t है वहां पर 0 पुट करना है, और जहां पर x है वहां पर 0 पुट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, माइनस तो ऐसे रहेगा सर, log भी ऐसे रहेगा, और बेस में a भी ऐसे रहेगा, तो a भी ऐसे रहेगा, और x की रखना आपको 0 होते सर, इक्वल टू के t की जगह 0 प्लस सी। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, देखो तो सोल्व करके क्या आएगा आपके सामने, सोल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस के log बेस a में से 0 गएगा तो केवल a बचेगा,
और k की अगर आप 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और यहाँ पर बचेगा c। तो ये किसका मान आ चुका है सर? ये मान आ चुका है c का मान। किसका मान आ चुका है? c का मान आ चुका है। अब इस c का मान कहाँ रखेंगे आप? इस समीकरण 1 में रखेंगे, इस जगह c का मान कहाँ रखेंगे आप? इस समीकरण 1 में रखेंगे, इस जगह पर। तो हम ऐसे कहेंगे c का मान, देखो जगह भी बहुत कम है हमारे पास, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ऐसे लिख लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर। आप ऐसे लिखेंगे पूरा समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर। सर समीकरण 1 क्या है क्या? तो समीकरण 1 है माइनस के लॉग। आप बहुत ध्यान समझे हम कैसे कैसे लिख रहे हैं, तो आपको नोट करते बहुत आसानी होगी। माइनस के लॉग बेस ई ए माइनस के एक्स इक्वल टू के टी। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में आप c का मान रखिए, जो c की जगह क्या रखेंगे? माइनस के लॉग। तो प्लस है यहाँ पर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो लॉग बेस ई ई ए, इस तरीके से आपने क्या करा? c का मान समीकरण 1 में रख दिया। सर समीकरण 1 है क्या? माइनस के लॉग बेस ई ए माइनस के एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। तो c की जगह क्या रखा आपने? c का मान कितना है? माइनस के लॉग बेस ई ए, माइनस के लॉग बेस ई ए। तो इस तरीके से अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। देखो सोल्व कैसे करेंगे आप, तो सोल्व करना बहुत आसान है आपके लिए। अब आप क्या करेंगे? लॉग वाली टर्म पहले ले आइए, लॉग वाली टर्म इधर ले आइए, एक तरफ कर लीजिए। तो इस माइनस के लॉग बेस ई को अगर आप इधर ले आते हैं तो काय का हो जाएगा? ये हो जाएगा सर प्लस का। काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का। और बेस कितना है? ई, और यहाँ पर है ए। अब देखो ये तो ऑलरेडी पहले माइनस का, तो इसे माइनस लिख लीजिए आप, और बेस ए है और ए माइनस के एक्स है 39 इक्वल टू किसके है? के टी के। किसके चल रहा है इक्वल? के टी के। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा यहाँ पर। माइनस के लॉग बेस ई ए माइनस के एक्स इक्वल टू के टी, और ये जो माइनस का लॉग है ना, आप इसे दूसरी इधर साइड ले आते हैं तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का। तो हमने प्लस वाला पहले लिख लिया और माइनस वाला ये ऐसे लिखा दिया, और के किसके? के टी के इक्वल हो चुका है। के टी बचा इधर। अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, देखो तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, देखो अगर आपको लॉग में कोई चीज ना, अगर आप में लॉग को में कोई चीज ऐसे लिख रही है, लॉग एम माइनस के लॉग एन, अगर कोई चीज दो सब्ट्रैक्ट में लिख रही है तो आप इसे क्या लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे लॉग एम अपॉन एन। कैसे लिख लेंगे? लॉग एम अपॉन एन। अगर हम जैसे आपसे बात करें लॉग एम माइनस के लॉग एन, तो आप क्या लिख लेंगे? लॉग एम अपॉन एन। अगर यहाँ पर बेस है तो आप बेस ई मान लीजिए, यहाँ पर भी देखो इस तरीके से लॉग बेस ई, तो एम अपॉन एन। जैसे मैं आपसे कहूँ लॉग बेस ए 2, लॉग बेस ए 3, तो देखो यहाँ पर दो चीज सब्ट्रैक्ट में लिख रही है तो आप क्या लिखेंगे? सर आपने बताया है लॉग बेस ई, तो ऐसे रहेगा, जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। तो देखो हम भी ऐसे लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम भी क्या करने वाले हैं? ऐसे लिखने वाले हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा? लॉग एम माइनस के लॉग एन, ऐसी कंडीशन है तो हम क्या करेंगे? लॉग को पहले लिखेंगे 39, बेस लिखेंगे ए, तो ए तो ऊपर आ जाएगा और ए माइनस के एक्स क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ए माइनस के एक्स नीचे जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा? के टी के। किसके इक्वल आ जाएगा सर? के टी के इक्वल आ जाएगा। तो देखो हमने क्या लगाया यहाँ पर? लॉग एम माइनस के लॉग एन की प्रॉपर्टी लगा दी। तो आपने पढ़ा होगा लॉग की प्रॉपर्टी, अगर दो चीज सब्ट्रैक्ट में लिख रही है लॉग के साथ में, तो आप उसे डिवाइड में लिख सकते हैं लॉग के साथ में। ऐसा है देखो। अब ये जो ई है ना भाई साहब, ई, इसे हटाइए, तो जो ई है ना ये होता है 2.303 के बराबर। किसके बराबर होता है? 2.303। अगर आप यहाँ से बेस में से ई हटाते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो कंडीशन हो जाएगी कुछ ऐसी हो जाएगी 2.303। ये तो ई तो हट चुका है, अब आप केवल क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में? लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स। अब आप ई नहीं लिखने के, क्योंकि ई की जगह आपने क्या रख दिया यहाँ पर? 2.303 आ चुका है यहाँ पर, और ये किसके बराबर चल रहा है? के टी के। किसके बराबर चल रहा है सर? के टी के। अब आप हमें ये बताइए आपको मान किसका चाहिए? आपको निकालना है वेग स्थिरांक। सर वेग स्थिरांक क्या होता है? के होता है वेग स्थिरांक। ये जो के है ये क्या है सर? ये वेग स्थिरांक है, ये कुछ नहीं है, ये वेग स्थिरांक है। आपको एक के ही चाहिए क्वेश्चन में। तो देखो आप इस के को यहीं पर रहने दीजिए, इसे आप इसे कुछ मत करिए, इसे आप ऐसे रहने दीजिए के के बराबर। अब आप ध्यान से देखें, ये जो टी है मल्टीप्लाई का इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स। तो कुछ ऐसे हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? इसके आप इसे ऐसे लिख लेंगे, आप इसे सही से करके लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? इसे ऐसे लिख लीजिए। देखो आप इस के को इधर लिखेंगे तो आप ऐसे लिख लेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स। देखो आपका फॉर्मूला क्या आ चुका है सर? के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। ये क्या है? प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब सर ये के तो है वेग स्थिरांक, टी क्या है? टाइम है, ए जो है वो क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक मात्रा। और ए माइनस एक्स है टी समय बाद की सांद्रता, टी समय बाद।
आपको जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब अच्छे से समझाएंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ऐसे कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें डेरिवेशन या इस पर न्यूमेरिकल ना आता हो, कुछ ना कुछ जरूर पूछ जाएगा आपसे एग्जाम में। तो आपको क्लियर हो चुका होगा देखो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो इस टाइम आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर आपको इसकी यूनिट बताते हैं। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बताते हैं देखो इसके बारे में। तो इस टाइम देखो आपने नोट कर लिया होगा। तो हम आपको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। आपसे बोला गया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक 2017, 18, 22, 23, 24 इतनी बार ये पूछा जा चुका है। और 2023 में कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अंतर बताइए, वेग स्थिरांक का व्यंजक के लिए और अंतर बताना था। तो देखो हमेशा प्रारंभिक अभिकारक को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उत्पाद को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 0 होगा। कोटि कितनी होगी? 0 होगी। अब देखो प्रारंभिक मात्रा है ए मोल, हमेशा स्टार्टिंग में ए मोल होंगे, उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, उस टाइम पे प्रोडक्ट कितना है? 0। अब टी समय बाद जो है ना अभिकारक की सांद्रता घट जाती है कुछ समय बाद। तो हमने मान लिया टी समय बाद घट गई है। तो कितनी घटी? ए में से कुछ घट चुका है, मैंने मान लिया एक्स घट चुका है। तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना है, वो मान लिया एक्स बना है। अब आप अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन से लगाएंगे यहाँ पर। तो dx अपॉन dt समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के। अब सर ये कैसे लिख दिया आपने? देखो यहाँ पर पावर बनाई है क्योंकि ऑर्डर कितना है? 1। अगर ऑर्डर 2 होता, द्वितीय कोटि की बात करते तो 2 आता, शून्य कोटि की बात करते तो 0 आता। तो जब ये निशान हटाते हैं ना, ये साइन हटाते हैं, तो हमेशा इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है k, और ये क्या है? यही वेग स्थिरांक है। और जब अभिकारक की सांद्रता कितनी है? 1। अब ये जो a है ना वो है अभिकारक की सांद्रता t समय बाद। तो t समय बाद a की मात्रा, तो a की मात्रा कितनी है t समय बाद? a माइनस के एक्स। तो यहाँ पर अपॉन dx अपॉन dt k, आपने इसकी a की वैल्यू रख दी यहाँ पर a माइनस के एक्स। अब आपको क्लियर हो चुका। अब आप क्या करेंगे? केवल एक्स एक्स वाले टर्म एक तरफ लाइए, तो a माइनस एक्स को आप यहाँ पे लिया और k dt ऐसे रह दिया, dt यहाँ पर पूछा दिया। जब भी आपको डी हटाना आना तो हमेशा समाकलन करेंगे, तो दोनों और समाकलन, ये होता है सिंबल समाकलन का, ये जो सांप का निशान है इसे सिंबल कहते हैं समाकलन का। तो dx अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना बेटा, वो होता है माइनस के लॉग बेस की a माइनस के एक्स। अगर आप मैथ के स्टूडेंट है तो आपको पता है कैसे आता है, अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो आप बस डायरेक्ट समझ लीजिए कि ये इसके बराबर होता है। जैसे साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स का log एक्स होता है, एक्स की पावर n का क्या होता है? एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी तरीके से 1 अपॉन a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस के log बेस e a माइनस के एक्स। अब आपने क्या करा? दोनों समाकलन करा, तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस के log बेस e a माइनस के एक्स k dt, तो k dt का हो जाएगा t, और एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे c को। तो देखो ए सी। अब इसे आपने समीकरण 1 मान लिया। अब आपने लिखा यदि t बराबर 0, अगर हम टाइम को 0 मान लें और उस टाइम पे प्रोडक्ट कितना है? 0। देखो यहाँ पर क्या है? अब स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट है वो 0 है और यहाँ पर टाइम भी 0 ही है। टाइम 0 तो होता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया ऐसा। अब देखो जब आप t की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ना 0, और एक x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपने क्या करा? माइनस के log बेस e a x के 0 रख दिया, और किसके बराबर हो चुका है? k इंटू 0 c। तो c बराबर क्या जाएगा? a में 0 गए तो a बचा, और k की 0 में करेंगे तो 0, यहाँ पर बचा c। तो c का मान इतना आ चुका है। अब आप c का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे। सर समीकरण 1 है क्या? ये तो अब इसमें आपने समीकरण 1 में इसका मान रखा, तो माइनस के log बेस e a माइनस के x तो ऐसे रहा, k t भी ऐसे रहा, लेकिन इस c की जगह क्या आ चुका है? माइनस के log बेस e आ चुका है। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस का हो जाता है माइनस हो जाएगा इस तरीके से। अब आपने यहाँ पर देखो ऐसी कंडीशन लिखी, log बेस e a माइनस के log बेस e a माइनस के x इक्वल टू के टी। अब आपने क्या करा? ये जो माइनस का ना है इसे आप दूसरी साइड ले आए, तो ये क्या हो चुका है? प्लस का। तो प्लस वाला हमने बाद में पहले लिख लिया, और जो ये था ये भाई साहब ऐसे रहे सेम, तो माइनस के था माइनस करा, के टी बराबर हो चुका है। अब एक log की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस के log n, log m माइनस के log n। अब देखो यहाँ पर log m माइनस के log n, तो यहाँ पर आप इसे अगर log के साथ में दो चीज माइनस में लिख रही है ना, घट रही है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? log के साथ में डिवाइड में लिख सकते हैं। तो a अपॉन a माइनस के एक्स इक्वल टू के टी के। अब ये जो e आ रहा है ना, जब हम बार बार कह रहे हैं कि बेस e, तो ये बेस e अगर आप हटाएंगे ना, तो अगर आपको पता है कि e की जो वैल्यू होती है 2.303 होती है, तो ये जब इसे हटाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.303 इंटू log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर के टी। लेकिन आपको क्वेश्चन में k का मान चाहिए, आपसे बोला कि वेग स्थिरांक बताइए। तो वेग स्थिरांक कैसे बताएंगे? इस t को आप इसके नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगी। तो k किसके बराबर हो चुका है? 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस के एक्स। तो ये था हमारा डेरिवेशन, इस तरीके से करता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे न्यूमेरिकल की और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की
इसकी यूनिट की मात्रक बहुत बार पूछा जा चुका है, तो सब चीज़ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको एक डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आप क्या करिए, अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम। और अगर आपने को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल के साथ में। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।